गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके। तो अभी आप लोग का 1 मंथ है ऑलमोस्ट फॉर द एग्जाम। 13 दिसंबर को एग्जाम है, आई थिंक, है ना? तो अभी हमने पिछले 4-5 मंथ्स में काफी कुछ कवर किया है। राइट, वी हैव डिस्कस्ड बेसिक टॉपिक्स तो अपने सारे मैथ्स के हो ही गए। राइट, देन वी हैव ऑल्सो कवर्ड वो सभी बेसिक्स टॉपिक्स के कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है। सो नाउ दिस इज टाइम टू रिवाइज। तो रिवीजन में हमारा एक चीज पे फोकस रहेगा एंड दैट इज स्पीड। ठीक है। कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिए, हमने मतलब सीख लिए, मतलब मैंने सिखा दिए। ठीक है, तो वो भी हमें चेक करना है कि कितने आते हैं। एंड दूसरा चीज जो हमें फोकस रखना है वो है स्पीड। तो नाउ व्हाट वील डू इज वी विल हैव दिस एक्सरसाइज। कुछ 25 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, राइट? आपका जो एग्जाम है उसके मैथ्स के सेक्शन में देर आर 30 क्वेश्चन, मैथ्स एंड डीआई मिला के। ठीक है, तो वो हम सेम प्रपोर्शन रखेंगे। 25-30 क्वेश्चन की वर्कशीट्स में आपको दूंगा। एंड आपके एग्जाम में ऑन एन एवरेज पर सेक्शन यू विल हैव डबल द टाइम। जितने क्वेश्चन है उसका डबल टाइम है। वैसे ये टोटल 60 क्वेश्चन है जिसके लिए यू हैव 120 मिनट्स, राइट? तो अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 30 क्वेश्चन है, फॉर दैट यू विल हैव 60 मिनट्स। ठीक है। तो वी विल ट्राई टू फिनिश दीज 25 और 30 क्वेश्चन। आज 25 क्वेश्चन है, सो वी विल ट्राई टू फिनिश दीज 25 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स। ठीक है, राइट? तो ब्रेक करके करें या 25 वन गो में करेंगे, ये आप लोग की चॉइस है। ऐसा करें कि पहले 15 कर लें फिर नेक्स्ट 10 कर लें। वो 15 पहले डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट 10। ऐसे करना है या 25 वन गो में करना है? फर्स्ट ऑप्शन, ब्रेक करके। सभी एग्री कर रहे हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी वोट कर सकते हैं। ऑप्शन ए ब्रेक करके करें, ऑप्शन बी वन गो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको ये जूम के चैट में एक शीट मिली होगी। ये शीट आपको डाउनलोड करके स्टार्ट करनी है जब मैं बोलूंगा तब। ठीक है, 15-10। 15-10 तो ब्रेक करने वाला ही ज्यादा आ रहा है। ठीक है। सर आई हैव नॉट रिसीव्ड द शीट। क्या बोल रहे हो? सर मेरे तो पास तो सीट रिसीव नहीं नहीं। है। शीट नहीं आई? अच्छा, मैं व्हाट्सएप में भी डाल देता हूँ। आई थिंक इसमें ये होता होगा कि जितने लोग उस समय तक ऑनलाइन है उनको ही मिलेगी। यस सर। अभी देखो व्हाट्सएप में आया क्या? ठीक है, तो अभी तुम्हारे यस पास सर। भी आ गया होगा आपको, है ना? राइट। तो इट इज 7:12। 15 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 30 मिनट्स हैं। तो एट 7:45 वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। ठीक है। ऑनलाइन एवीएम स्टूडेंट्स आप लोग को मिली है क्या वर्कशीट? मैं ऐसे स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ। एवीएम स्टूडेंट आप लोग को ये जूम के चैट में पीडीएफ आया होगा, वो आप ओपन करके आपके स्क्रीन पे डाल सकते हो, तो दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। ऐसे मैंने स्क्रीन शेयर में डाला है।
एवीएम स्टूडेंट्स आप लोग को मिल गई क्या पीडीएफ? यस सर। ठीक है।
जीडी नहीं है ये, इंडिविजुअल एग्जाम। हाँ।
हो गया ये? अगर पहले ही फिनिश हो जाए तो वी कैन स्टार्ट पहले भी। हेलो।
Or done.
हाँ मैं हो गया क्या हो गया टाइम 45 people लोग। हाँ भी बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिनिश्ड। Yes, sir. नीरव का हो गया, एक परमार का हो गया, एवीएम आप लोग का हुआ, यहाँ पे सबका हो गया। हाँ ठीक है, स्किप वगैरह करके मतलब अटेम्प्ट कर लेना होता है। पढ़ के अगर लग रहा है कि भाई समय लगेगा तो छोड़ दो, दैट इज ऑल्सो कोई नेगेटिव मार्किंग। चलो अभी तो क्या करें। नहीं मतलब आई थिंक हाँ उसमें तो है ही ना। वो छोड़ दिया। हाँ तो छोड़ना बेटर। ठीक है तो मैं आंसर्स बता देता हूँ पहले। आंसर्स नोट करिए। फर्स्ट सी, सेकंड ई, हाँ
फर्स्ट सी, सेकंड ई, थर्ड डी। सर सेकंड का ई है ना? हाँ, फर्स्ट सी, सेकंड ई, थर्ड डी, फोर्थ बी। हम्म, फिफ्थ डी, डी दिल्ली। सिक्स्थ बी, सेवेंथ सी, एट, 43,200। ऑल्दो बेंगलोर में ऐसे टाइप इन आंसर्स वाले नहीं आएंगे, बट स्टिल एक दो आ गए। नाइन्थ ए, सी, टेंथ ई, 11 बी, 12 सी, 13 सी, ये इधर सामने लिखा भी है, 14th ए, 15th सी। ये आंसर शीट है, 15 सी। ये जो मीडियम वाला था, हाँ, फिफ्थ वाला, उसमें दोनों में से किसी स्टेटमेंट की जरूरत ही, मतलब मीडियम तो ऐसे निकाल सकते हैं। देख लेते हैं। हाँ, 11 समझाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही बोल लो, कोई डाउट्स है तो। आप अब इसमें डाउट्स आपके ऐसे भी हो सकते हैं, इफ यू फील कि ये क्वेश्चन का कोई शॉर्ट मेथड है क्या, ऐसा वाला अगर कुछ फीलिंग आ रहा है, इवन इफ यू हैव सॉल्व्ड इट, तो भी डाउट हो सकता है। सर सर फोर्थ। फोर्थ वन। फोर्थ, ओके। सेकंड, और 11th कोई बोल रहा था, और फिफ्थ। हाँ, और 12 14 और 15 12, 14, 15। बस, और कोई डाउट है? ठीक है, तो सेकंड। सेकंड, हर्षित है क्या? तो बोलना 10 मिनट बैठे हो। हाँ, सो नर्स जो रिकॉर्डेड द वेट्स ऑफ ईच of the 5 babies born yesterday, what is the arithmetic mean of the weights of the 5 babies? तो 5 babies का arithmetic mean आपको बताना है वेट का। सो ये वेट बताने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें हमें चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है क्या, ये आंसर लाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है द क्यूमुलेटिव वेट ऑफ द फर्स्ट 3 babies वॉज 21 पाउंड्स। तो इससे आपको 3 babies का एवरेज वेट मिल जाएगा, बट पांचों का नहीं मिल पाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट। सिमिलरली सेकंड अलोन इज आल्सो नॉट सफिशिएंट, इससे आपको अगेन 3 babies का मिलेगा, पांचों का नहीं मिलेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आप ऑप्शंस भी चेक करें तो 1 अलोन, उससे आंसर नहीं आया। 2 अलोन, उससे भी आंसर नहीं आया। देन नेक्स्ट स्टेप इज यूज बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट साथ में पढ़ते हैं कि फर्स्ट 3 babies का वेट भी पता है एंड लास्ट 3 babies का वेट भी पता है, तो कैन वी गेट द वेट ऑफ 5 babies फ्रॉम दिस? इससे भी आपको 5 babies का वेट नहीं पता चलेगा। क्यूमुलेट वेट एवरेज होता तो नहीं, एवरेज भी कैसे पता चलेगा?
वो जो थर्ड बेबी है वो 2 बार काउंट हो रहा है ना, अब उसका वेट कैसे पता चलेगा कि उसका एग्जैक्ट कितना है ना? तो थर्ड बेबी अगर आप दोनों ऐड भी कर देते हो दोनों स्टेटमेंट्स, तो उसमें थर्ड बेबी इज काउंटेड ट्वाइस। हाँ, तो एवरेज के लिए भी पहले टोटल तो चाहिए होगा ना पांचों बेबीज का। उसके लिए जो थर्ड बेबी जिसका वेट 2 बार काउंट हो रहा है उसका एक बार आपको वेट पता लगाना पड़ेगा कि आपको उसको सब्ट्रैक्ट कर सको। ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द इंडिविजुअल वेट ऑफ एनी वन। ठीक है, इवन थर्ड बेबी का भी आप नहीं वेट फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज वाई बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, है ना? तो जब ये नहीं होगा तो फिर आंसर क्या आएगा? ई। ई स्टेटमेंट अलोन तो था ही नहीं, वो भी चला गया, तो ई। राइट, सो दैट वाज सेकंड। कोई डाउट है क्या? फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ, an empty metal container without its handle weighs 15% of the weight of what it weighs when filled with a particular liquid. ठीक है, so after adding the handle the weight of the fully filled container increases by 5%. तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो एम्प्टी कंटेनर है इसका वेट एंड फिल्ड कंटेनर है इसका वेट हम अज्यूम कर लेते हैं। इनफैक्ट फिल्ड कंटेनर का वेट अगर हम अज्यूम कर लें कि 1000 ग्राम है, मीन्स 1 kg है, तो एम्प्टी कंटेनर का वेट 150 ग्राम हो गया। ठीक है, ये फील्ड का वेट हो गया। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है? अभी इन दोनों में हैंडल हमने नहीं लगाया उस कंटेनर का। ठीक है, सो आफ्टर एडिंग द हैंडल द वेट ऑफ द फुल्ली फिल्ड कंटेनर इंक्रीजेस बाई 5%। तो प्लस हैंडल भी कर दिया तो वेट बिकम्स कितना? 1000 का 5% ऐड कर दो, 1050 हो गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? Now, if the weight of a partly filled container is 1/3 of the fully filled container with the handle attached, that means एक कंटेनर हमने ऐसा ही लिया जिसमें थोड़ा सा ही लिक्विड डाला, तो हैंडल अटैच्ड है मीन्स 1050 ग्राम का कुछ पोर्शन होगा, दैट इज 1/3। तो ये जो पार्टली फिल्ड कंटेनर है उसमें कितना लिक्विड हो गया? 1050 का 1/3, विच इज हाउ मच? 350। तो 350 ग्राम है, इसमें हैंडल अटैच्ड है एंड कंटेनर भी है, कंटेनर का भी खुद का वेट है, पर्सनल वेट, राइट? तो इसमें लिक्विड का वेट कितना होगा? पहले तो एक हैंडल का वेट हटा दो 550 ग्राम, दूसरा कंटेनर का जो एम्प्टी कंटेनर का वेट है वो भी हटा दो 150 ग्राम, तो रह गया कितना? 200, 150, सॉरी 200 तो हट गया, तो 150 ग्राम इज द वेट ऑफ द लिक्विड इन दिस पार्टली फिल्ड कंटेनर। कोई डाउट है क्या? तो 150 ग्राम इज द वेट ऑफ द लिक्विड एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंटेनर इज यूटिलाइज्ड। तो 150 ग्राम लिक्विड है, उसमें एक्चुअल में कितना लिक्विड आ सकता था? जब ये 1000 ग्राम था टोटल वेट इस कंटेनर का, फिल्ड कंटेनर का, उसमें 150 ग्राम तो कंटेनर का ही वेट था, तो दैट मीन्स 850 ग्राम इज द कैपेसिटी इस कंटेनर की जो इसमें लिक्विड आ सकता है। बट 850 में से हमने से 150 ही भरा है, बाकी जगह अभी खाली है। सो व्हाट पार्ट ऑफ द कंटेनर इज यूटिलाइज्ड? समझ आया? 150 को 850 से क्यों डिवाइड किया? तो 0 0 कैंसिल, तो आंसर आ गया 3/17। कोई भी स्टेप में डाउट है, कुछ भी रिपीट करना है तो बताएं। क्लियर है क्या? 150 कंटेनर का वेट एंड 50 हैंडल का वेट, वो दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, उसमें लिक्विड कितना है उसका वेट। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट पार्ट ऑफ द कंटेनर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंटेनर इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो फ्रैक्शन बताना है, तो दैट मीन्स कितना वाटर हम इसमें, वाटर मीन्स लिक्विड हम इसमें डाल सकते हैं और कितना हमने डाला हुआ है, उन दोनों का रेशियो बताना है। तो 150 हमने डाला हुआ है बट 850 इज द कैपेसिटी, 850 हम टोटल डाल सकते हैं।
ठीक है, फोर्थ क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, फिफ्थ, व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस? हाँ, तो तुम क्या बोल रहे थे हेत इसमें? सर इसमें तो दोनों में से कोई स्टेटमेंट के बिना उनको आंसर है। मीडियन क्या होता है? सारे ऑब्जर्वेशंस को आप लाइन में लिखते हैं इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना? टू, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सेवन। अब ये एक्स कहाँ जाए? एक्स थ्री भी हो सकता है, फोर एंड फाइव के बीच में भी कुछ हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, एट भी हो सकता है। तो एक्स की पोजीशन जहाँ पे भी होगी उसके हिसाब से मीडियन चेंज होगा। मीडियन इज द मिडल नंबर। अब जब आपने सारे ऑब्जर्वेशंस सीरियल वाइज लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो मिडल नंबर होता है दैट इज अ मीडियन। समझ आ रहे हैं? तो एक्स के वैल्यू के हिसाब से मीडियन चेंज होगा। एक्स अगर थ्री है तो मीडियन हमारा फोर हो गया। बट एक्स अगर 4.5 है या फोर और फाइव के बीच में कोई नंबर है तो एक्स वही मीडियन हो जाएगा। एक्स अगर सिक्स है तो मीडियन फाइव हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो मीडियन विल चेंज बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अब बताइए। दोनों अगर इंडिविजुअली लगाए तो आंसर अलग अलग। हाँ, वो चलता है, बट आंसर एक स्टेटमेंट से एक सिंगल आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मतलब अगर जैसे पहला हमने ऑप्शन पढ़ा था एवरेज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज 4, तो हम्म। अब इसमें यूजुअली क्या होता है कि हम 4 एवरेज से हम पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ा ही नहीं तो इसलिए ये टिक कर दिया। बट इसमें ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये भी है, ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं होता, तो फिर ये करने से हो जाता है ना, क्योंकि ईच स्टेटमेंट अलोन वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो एक स्टेटमेंट अलोन होगा, या तो दोनों होंगे या तो दोनों नहीं तो होंगे, ऐसा है। है ना? हाँ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस का नेचर ऐसा है कि आपको दोनों पढ़ना ही पड़ेगा, और दोनों से अलग अलग आंसर भी आंसर नहीं आ आएंगे। सकता। ठीक है, अब समझ आ गया क्या ऑप्शंस क्यों इसमें, सॉरी स्टेटमेंट से आंसर कैसे आएगा? राइट। तो एवरेज ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन इज फोर। तो ये एवरेज अगर फोर है तो इनसे आपको सभी की सम मिल जाएगी, सभी की सम मिल जाएगी तो एक्स मिल जाएगा। एक्स मिल जाएगा तो मीडियन मिल जाएगा। मीडियन क्या होगा वो जानना जरूरी नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि ये स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वो आपको पता चल गया कि आ जाएगा, बस उतना ही जानना है। क्या आएगा वो नहीं जानना है। समझ आ गया? राइट। सो दैट मच इज इनफ। तो स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आपको ऑप्शंस में भी वही लिखा है, वेदर इट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर वो तो पूछा ही नहीं है। फिफ्थ का आंसर क्या है? डी डी ईच स्टेटमेंट अलोन इज डी। सफिशिएंट। डी है, डी। फिफ्थ का आंसर इज डी। तो फर्स्ट से तो आंसर आ जाएगा, समझ आ रहा है? मोड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज थ्री। तो थ्री इसमें कहीं है ही नहीं, फिर भी मोड थ्री है, मतलब एक्स को थ्री ही होना पड़ेगा। तो एक्स अगर थ्री है तो भी एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, बस वही आपको जानना है, और यूनिक आंसर आएगा वही जानना है। क्या आएगा वो जानने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ के बाद क्या डाउट्स है? 15 ट्वेल्व, फोर्टीन, सर फिफ्टीन। 8। तो 11 एट।30 तो 30 पे कुछ 30 से कम लोग देखिए तो 30 को भी यहाँ पर 30 ले लीजिए ना तो 10 का होगा तो 30 को डिवाइड बाय 2 कर देगा। इन अ विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 5 and 4। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लिटरेट मेल्स टू इलिटरेट फीमेल्स, नहीं लिटरेट फीमेल्स, सॉरी, literate males and literate females is 2:3।
The ratio of the number of illiterate males to illiterate females is 4:3. ठीक है, ये if 3600 males in the village are literate, ये लिटरेट्स हैं और ये इलिटरेट्स हैं, so 3600 males in the village are literates, तो ये नंबर 3600 है. Also we can say 2y plus 4z, that will be equal to 5x, है ना, and similarly 3y plus 3z, that will be equal to 4x. ठीक है क्या? So we can say 2y plus 4z by 5 is equal to 3y plus 3z by 4. ये दोनों x के इक्वल हो जाएंगे अगर 5 इधर डिवाइड कर दिया और 4 इधर डिवाइड कर दिया तो. ठीक है, so 8y plus 16z is equal to 15y plus 15z. That means ये इधर गया और ये इधर गया, तो z is equal to 7y. तो z अगर 7y के इक्वल है, so what we can write is, ये 4z कितना हो गया, 1z is equal to 7y, so this 4z becomes 28y, and ये 3z कितना हो गया, 21y. ठीक है, हम उसको लीनियर इक्वेशन में लेके सॉल्व कर तो लीनियर इक्वेशन में कैसे बनेगा टोटल? वो y और 3y का वैल्यू तो मिल गया, 2 और 3y का वैल्यू है हमारे पास, 3600 और 5400 आ जाएगा. 2y द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन द विलेज, तो फिर उससे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कहाँ मिलेगा? सर लास्ट में हाँ, तो ये 2y 3y अब आ जाएगा ना. अब उससे इलिटरेट फीमेल्स कैसे मिलते हैं वरना? पर अगर टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स चाहिए, जब हम उसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करें तो हमें x का वैल्यू मिल जाता है. और x पे तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2y 3y की वैल्यू पता है, वो सब्स्टिट्यूट कर दे तो एक ही वेरिएबल z बचेगा. अच्छा, तो x की वैल्यू आ जाएगी. हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, मतलब वो सब्ट्रैक्ट करने से z को एलिमिनेट कर देंगे. हाँ टोटल नंबर ही चाहिए. हाँ, 4x आ जाएगा. ठीक है, हाँ तो ये और इजी हो जाएगा जो ये लोग बता रहे हैं. तो इसमें देखो ये कर सकते हैं, तो 2y प्लस 4z इज 5x, राइट. 2y की वैल्यू अपने को पता है 3600, तो 3y की वैल्यू भी पता चल गई 5400. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन राइट इज 5x minus 4z is 3600. Similarly 4x minus 3z is 5400. ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस आ गई, हमें चाहिए 4x का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, दैट मीन्स हमें चाहिए x का वैल्यू. तो x का वैल्यू फाइंड करना है ये दो इक्वेशंस में से, तो z एलिमिनेट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, है ना. x आ जाएगा तो 4x भी आ जाएगा. क्लियर है क्या? कर लेंगे सॉल्व. एट हो 11th. The speed of a locomotive without any wagons attached to it is 40 kmph. It diminishes by a quantity which is proportional to the cube root of the number of wagons attached. If the speed of the locomotive is, चलो ठीक है, तो reduction in speed is proportional to, proportion को हम ऐसे शो करते हैं, it is proportional to the cube root of the number of wagons attached. तो अगर n wagons attached हैं तो it is proportional to cube root of n. ठीक है,
सो इफ द स्पीड ऑफ द लोकोमोटिव इज 34, मतलब 40 से 34 हो गया तो कितना रिडक्शन आया 6 का, राइट? So when 27 wagons are attached to it, so 6 is proportional to cube root of 27, or we can say 6 is equal to k times 3. Cube root of 27 is 3. तो k का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है? So we can say reduction is equal to k times cube root of n, और k की वैल्यू 2 है तो 2 times cube root of n, ये हो गया। यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है? ओके। So what is the maximum number of wagons that can be attached to the if the condition is that the speed should not fall below 30? तो स्पीड अगर 30 हो, 30 रखते हैं, ठीक है? तो 40 से अगर स्पीड 30 हो जाए तो कितना रिडक्शन आएगा 10 का, तो रिडक्शन इज 10, सो दैट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ n। तो क्यूब रूट ऑफ n का वैल्यू कितना आया 5, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 125, राइट? तो 125 वैगन्स अटैच करने पड़ेंगे, ठीक है? 126 अगर हो जाएगा तो स्पीड 30 से कम चली जाएगी। कोई भी स्टेप में डाउट है, रिपीट करना है कुछ तो बताइए। 11 हो गया, 12, भी डाउट है क्या? A earns 3 times as much as B does. By approximately what percent is B's income less than? तो B अगर 1 रुपया अर्न करता है तो A earns 3 rupees, ठीक है? By approximately what percent is B's income less than that of A? तो B का इनकम A से कितना कम है इन टर्म्स ऑफ रुपीज? 2 रुपीज। परसेंटेज में कितना कम हो गया 2/3, एज कंपेयर टू ए है तो ए का नंबर नीचे आएगा, 2/3 इंटू 100, 2/3 is 66.66%, ठीक है? 12th, फिर 15th, 14 भी, The present ages of a husband and wife are in this ratio. If their ages are integers, what would be the possible ratio of their ages 5 years later? So 9x plus 5 and 8x plus 5, इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो 10 and 9 अगर फर्स्ट ऑप्शन डालें तो x का वैल्यू एक इंटीजर आना चाहिए, है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम ट्राई करते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? तो 81x प्लस 45 विल बी 80x प्लस 50, तो x का वैल्यू 5 आ गया, तो ये सही है। विच ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट कुड बी अ पॉसिबल रेशियो? तो फर्स्ट ऑप्शन कैन बी अ पॉसिबल रेशियो, ठीक है? हाँ, मल्टीपल तो नहीं हो सकते हैं, अगर फर्स्ट में आ गया तो ठीक है, सेकंड में ट्राई करना तो कर लो कि 9x प्लस 5 and 8x plus 5, that should be 11/10. So 90x plus 50 should be 88x plus 55. तो ये 2 होगा और ये 5 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आंसर x का वैल्यू फ्रैक्शन आएगा, ठीक है? 2.5 आएगा, तो सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे चेक कर सकते हैं।
15 भी डाउट है क्या? ऊपर आपने कॉपी कर Fresh grapes contain 90% water by weight, while dried grapes contain 20% water by weight. तो फ्रेश ग्रेप्स का अगर 90% है तो बाकी 10% क्या है? मतलब फ्रेश ग्रेप्स में अगर 90% वाटर है तो बाकी 10% पल्प है। ठीक है। सिमिलरली ड्राइड ग्रेप्स में अगर 20% वाटर है तो बाकी 80% क्या है? वो भी पल्प है। समझ आ रहा है बात? ओके। सो नाउ क्वेश्चन इज, इफ वी हैव 20 kg फ्रेश ग्रेप्स, तो अगर 20 kg फ्रेश ग्रेप्स है तो इसमें वाटर कितना होगा? 90% मतलब 18 kg, एंड पल्प कितना होगा? 2 kg। ठीक है। फिर इससे ड्राइड ग्रेप्स बन गया, इस फ्रेश ग्रेप्स को हमने सुखाया, धूप में रखा तो ड्राइड ग्रेप्स बन गए। उसमें पल्प कितना आएगा? परसेंटेज छोड़ दो, 2 ही kg आएगा। परसेंटेज एक बार भूल जाता है। तो अगर फ्रेश ग्रेप्स में 2 kg पल्प था तो ड्राइड ग्रेप्स में 2 kg पल्प तो रहने ही वाला है। पल्प तो कहीं जाएगा नहीं, है ना? ड्राई करने से वाटर ही जाएगा बस, पल्प तो जाएगा नहीं। तो दिस 2 kg विल रिमेन। नाउ दिस 2 kg शुड बी 80% ऑफ द वेट, है ना? तो अगर 80% ऑफ द वेट अगर 2 kg है तो बाकी 20% क्या होगा? वाटर होगा। अगर 80% इज 2 kg तो 20% विल बी 1/4 ऑफ दिस, दैट मीन 0.5 kg। बोलो हाँ। समझ आ रहा है क्या? 80% ऑफ समथिंग अगर 2 kg है तो 20% ऑफ दैट कितना होगा? 0.5। तो 0.5 kg क्या हो गया? वाटर हो गया। तो वाटर भी पार्ट तो है ड्राइड ग्रेप्स के, तो टोटल ड्राइड ग्रेप का कितना वेट आ गया? 2 + 0.5 तो 2.5 kg। समझ आ रहा है क्या? सर हाँ एक ये लास्ट वाला से जो करवाया ना 0.5 वाला, वो लास्ट वाला 0.5 वाला स्टेप था ना, वो समझ नहीं आया मेरे को। 80% अगर 2 kg है, ये समझ आया? हाँ वो समझ आ गया। तो ये समझो 80% ऑफ समथिंग इज 2 kg, तो 1% ऑफ समथिंग विल बी 2/80, तो 20% ऑफ समथिंग विल बी 2/80 × 20, यूनिटरी मेथड। ओके सर। तो 0.5। तो ये जो 20%, ये 20 ही परसेंट क्यों निकाला हमने? क्योंकि 20% वाटर है, तो वाटर का वेट कितना आ जाएगा? 0.5 kg। ठीक है। ओके। यस सर। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो अब देखो, तुमने ज्यादा समय छोड़ा नहीं, तो नेक्स्ट क्लास से 15 वाला नहीं करेंगे, सीधा 25 वाला ही करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 5 मिनट्स ही है। है बट उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी क्या क्या आप
हाँ बता दे उनकी बड़ी पौधा पर वो इसमें सब कंपनी इसमें शॉर्ट टर्म यहाँ पे मेरे को भेजना है एडिट कर दूँगा मैं भी भेज दूँ मेरी पूरी घर जाके भेज दूँ तो अभी अपने को कल ही का है मैं स्कूल से ट्रांसक्रिप्ट मिलता है उसमें सीधा खाली मार्क्स और सिमुलेटिव परसेंटेज होगा हेलो अब छुट्टी ये और 10th की मार्कशीट जो डिजी लॉकर में होती है ना क्यों ओरिजिनल अरे तो मतलब उसका फिर पीडीएफ बनानी पड़ेगी वो पीडीएफ बचेगी नहीं वो मैं वो नहीं सकती डिजी लॉकर में ओरिजिनल वो ग्रीन वाली पीडीएफ ये सब इनका जो वेबसाइट पर रिकॉर्ड है 5 इयर्स के रिकॉर्ड है इधर तो एनिमेशन टीवी को दे तो बात में अभी ऐसा है ना तो ऐड देना और उसमें एडमिन प्रोग्राम है समर बेस पे कुछ दो टाइम बेटर बेस का समर बेस में समर प्लेसमेंट और परस मतलब इसमें फॉर एग्जांपल सर्विस प्लेसमेंट वो स्टूडेंट्स पर और साथ में वो जो चीज है इसलिए हम पास होते हैं अभी संभाल में तो पूरा यही होगा तो सेमेस्टर का मतलब संभाल के लिए और यार कम मतलब पूरा मैं एक करता हूं वहां फिर बात लेके बड़ा है बात पे मेरी प्रिपरेशन कर उसके तो उसकी मैंने देखा तो मतलब अब प्लेसमेंट का और उसका मेरे पास कुछ जैसे इंटर्नशिप से तो वो समय इंटर्नशिप समर प्लेसमेंट का एक्स्ट्रा फायदा होता है फाइल को डायरेक्ट टाइम जॉब के लिए कर सकते हैं और ये प्रिपरेशन कर सकते हैं और भी साइज पे बनाओ साइज मैच करेंगे ऐसा आपको नहीं वो नहीं पीडीएफ कर दूंगा भेज दे मैं जैसा है मैं आपको टॉपिक्स ऑफ पीडीएफ इसमें नहीं डिजाइन के फाइल के ऊपर और जरा ना गलती करते हो साइज का हो जाए तुम्हारा शक्ल का फोटो भी खींचवा के लाना है साइज तो मेरे पास पड़ी है बट वो पीछे वाइट पेपर नहीं है ओल्ड है इधर आके करनी वाइट पे करवा दूंगा नहीं ये 406 डिग्री का काम करना पड़ेगा नहीं हो जाएगा पीडीएफ हाँ पीडीएफ हाँ हो जाएगा 2 एमबी तक चलेगा पीडीएफ वो वाले तो काफी हाँ हो जाएगा दोनों तुम घर इसका नहीं मैं मेरी मार्कशीट देखता हूँ जरा की ले लूँ आगे आ रहा है नेक्स्ट है मैं थोड़ा देरी से कर सकते हैं तो सोना है तो सोने के लिए दुनिया बन जाए ये नहीं सुना तेरे को तो नहीं सुना चाहिए
ठीक है ना, ठीक है ना, क्या होता है कितना क्या रोज ये से अभी उसको छोटे से बहुत बुरा पड़ा है उसका। मैं तो घर की तरफ छोड़ दिया लॉस तो इसका भी हो गया। बैड बैड ठीक है फिर बहुत यार आना भी सकती है वो तो तो देखो कोई इजी वाली कोई फाइल का मैच तो शेड्यूल बहुत अच्छा है पहली रखा खत्म कर 10 मिनट मैच 12 मिनट तो जिस नाम 12 प्लस आधा जिसको बोल रहा है 12 मिनट फिर ये 2 दिन की इंग्लिश तो नहीं हुआ था अभी हो गया क्या? कोई डाउट है? ऑल डन। ठीक है, तो 16th का आंसर ई, 17D, 18B, 19C, 20C, 17 डाउट है, 18 भी डाउट है। डाउट है अबे, ऐसे इतने सारे डाउट थोड़ी होते हैं। ठीक है, 16 17, हाँ मैं जवाब मेरे को फोटो खिंचवा देगा भाई, फोटो के बिना कल एंट्री नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो इसलिए तो मैं हाँ, मैं तो अच्छे से बोल रहा हूँ, जब तुमको डांट पड़ेगी ना जब, इसलिए तो अभी जा ही रहा हूँ और फोटो जब खिंचाओ तो उससे सॉफ्ट कॉपी जरूर ले लेना, हाँ है ना, हार्ड कॉपी स्कैन करने का चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तेरे डाउट नहीं है ना? हैं? 16. By what percent did the median of household expenditure on food increase from 90 to 2000? Okay. In 1990, the median of household expenditure on food was 40% of the average total expenditure per household. ठीक है. In 2000, the median of household expenditure of food was 60% of the average total expenditure per household. तो 1990 में, अच्छा, एक स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा ये तो क्लियर हो ही रहा है सभी को, इसमें तो है ना, उसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। दोनों स्टेटमेंट्स यूज करके आंसर आएगा कि नहीं, बस उतना ही समझना है। ठीक है, तो 1990 में 40% था एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एंड 2000 में 60% एक्सपेंडिचर ऑन फूड। सो कैन वी से कि ये 20% बढ़ गया या 50% बढ़ गया, वॉट एवर यू लाइक। 20 बढ़ा कि 50 बढ़ा? 50 टोटल एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता है, राइट। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि 40 और 60 है, बट ये जो 40 और 60 है वो कोई कांस्टेंट नंबर का 40-60% नहीं है। इट इज 40% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, 60% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। बट टोटल एक्सपेंडिचर भी तो 10 साल में कुछ चेंज हुआ होगा ना, इट कैन नॉट रिमेन सेम। बात समझ आ रही है? तो अगर ऐसा है
तो बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कितना एक्सपेंडिचर ऑन फूड था 1990 में and कितना था 2000 में, तो वी कैन नॉट कंपेयर देम ऑल्सो कि कौन कितना बड़ा। ठीक है, सो दैट इज वाई वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो दोनों स्टेटमेंट साथ में भी यूज करके आंसर नहीं आएगा। क्लियर है क्या 16 में जिनका भी डाउट था? ओके 17। Raju and Lalita originally had marbles in this ratio. Then Lalita gave some of her marbles to Raju. As a result, the ratio of the number of marbles with Raju to that with Lalita became 5:6. What fraction of her original number of marbles was given by Lalita to Raju? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स तो सेम रहेंगे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे चले गए मार्बल्स, तो टोटल नंबर तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इनिशियली अगर ये रेशियो है एंड बाद में ये रेशियो हो जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये 4 and 9 का सम 13 है एंड ये 5 and 6 का सम 11 है। सो वी कैन थिंक कि इन दोनों के पास टोटल 143 मार्बल्स हैं मिला के। 143 कहाँ से आएगा? 13 और 11 का एलसीएम या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी बोल लो। ठीक है, तो 143 इज द नंबर। अब 143 नंबर जब इनिशियली इनके पास है तो रेशियो है 4 and 9, तो राजू के पास कितना और लतिका के पास कितना? 13 से डिवाइड किया तो 44 and 99। ठीक है, ये इनिशियल हो गया। फाइनल 5 and 6 रेशियो है, तो 11 से डिवाइड किया तो 13 इंटू 5 65 एंड 13 इंटू 6 78। तो अब आप समझ समझ जाओ, 44 से 65 हुए लतिका सॉरी राजू के पास, तो वो जो 21 एक्स्ट्रा आए हैं वो 21 कहाँ से आए होंगे? लतिका से आए होंगे। तो लतिका के पास 99 से 78 हो गए, तो 21 कम हो गए, तो 21 इसने यहाँ से निकाल के इधर चले दे दिए। समझ आ रहा है क्या? सो 21 मार्बल्स वर गिवन। तो क्वेश्चन ये है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर ओरिजिनल मार्बल्स वर गिवन। तो 21 मार्बल्स दिए आउट ऑफ 99, so 21 ऑफ 99, so what is the fraction? 7/33। ठीक है, समझ आया क्या? तो ये नंबर अज्यूम करना। हाँ, सर 17 में आप 18 में नहीं लाएंगे, क्या बोल रहे? 18 में नहीं आप। अच्छा 18 हो गया, हाँ हाँ 19। ठीक, नाइनटीन। देखिए, इफ a अपॉन b प्लस c, b अपॉन c प्लस a, c अपॉन a प्लस b इज r, तो देखो ऐसा है कि अगर a बाई b इज इक्वल टू c बाई d, देन वी कैन ऑल्सो से कि a प्लस c इज ऑल्सो इक्वल टू b प्लस d। इफ दिस देन दिस, है ना? ऐसा होगा, ये प्रॉपर्टी है रेशियोज की। 1/2 इज इक्वल टू 2/4, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1+2 अपॉन 2+4, 3/6। ठीक है क्या? 18 का आंसर क्या था? 18 का आंसर बता दो। दिल्ली, बॉम्बे। नीव 18 का आंसर बी, बॉम्बे। ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो क्वेश्चन 18 में, 19 में सॉरी। तो इसमें आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी।
तो सब लोग टू 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 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आया। तो अभी मैं कैंसिल कर सकता हूं इसको, राइट? इफ a प्लस बी प्लस सी इज नॉट जीरो देन वी कैन कैंसिल। तो आंसर आएगा 1/2। समझ आएगा, राइट? अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है तो ही कैंसिल हो सकता है। कोई डाउट है क्या? a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, 0/0 तो कैंसिल नहीं हो सकता। गेटिंग दिस पॉइंट? इफ a प्लस बी प्लस सी इज जीरो तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको ऐड ही नहीं कर सकते क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ सकता। तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो हम क्या करेंगे, फिर ये है a अपॉन बी प्लस सी। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ए इज बी प्लस सी। तो बी प्लस सी इज माइनस है, तो a अपॉन माइनस ए हो गया -1। ठीक है, तो इसका मतलब सारे रेशियोज ही -1 हो जाएंगे सेम लॉजिक से। तो either this can be 1/2 if a plus b plus c is not zero, and if a plus b plus c is zero, then the result will be -1। तो 1/2 और -1 ये दो आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है क्या? तो आंसर इज सी। ठीक है, तो रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं आंसर्स बता दूंगा, एंड देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल हैव अनदर टॉपिक टू रिवाइज। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। आपने वो टाइम डिस्टेंस की बात की, क्योंकि अगर उसमें डाउट हाँ, तो वो पूछ लो ना कभी, है ना? कभी टाइम ज्यादा है तो टाइम लेके आ जाओ, और 2-4 है तो ऐसे ही पूछ लेना क्लास के। हाँ, नेक्स्ट क्लास में वैसा कर देंगे। ठीक है, 50 to 100 कर देंगे।